तो ये रहा फ्रेंड मेरा आज का पहला क्वेश्चन। तो चलिए सबसे पहले आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। आज हम लोग यहाँ पर आईसीएआर का जो रिसेंट में पेपर हुआ था उसी के पेपर को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का जो पेपर हुआ था उसी के पेपर को आज हम लोग यहाँ पर आपको सॉल्व करेंगे। ये पेपर 28 फरवरी को कनेक्ट कराया गया था, जो इसी शिफ्ट के पूछे गए सारे मैथ के क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। आप लोगों को पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि मैं इस एग्ज़ाम का पेपर आपको सॉल्व कराऊं, जो भी मैथ के क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। और चूंकि यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा अभी कुछ ही दिन पहले आपका रिसेंट में आंसर की भी इस एग्ज़ाम का आया है। तो यहाँ पर आप लोगों के द्वारा जो मुझे क्वेश्चन भेजे गए थे, मैंने जब इस पूरे एग्ज़ाम का मैथ का पैटर्न देखा मुझे वाकई में काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि इस एग्ज़ाम का जो पेपर का पैटर्न था मैथ के जो लेवल वाइज थे वो आपके एग्ज़ाम के लिए 101% बेनिफिशियल होने वाले हैं। चाहे आप एसएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। यहाँ पर सबसे मज़ेदार की बात तो ये है कि ये भी पेपर टीसीएस के द्वारा ही कनेक्ट कराया गया था और आपको प्रैक्टिस करने के लिए इस एग्ज़ाम का पेपर भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसलिए यहाँ पर मैं बोलूँगा कि आप लोग इस एग्ज़ाम का भी पेपर को ज़रूर से प्रैक्टिस करो। आपने ऑलरेडी काफ़ी सारे एग्ज़ाम का पेपर सॉल्व किया है, इस एग्ज़ाम का पेपर जरूर सॉल्व करो क्योंकि रिसेंट का पेपर है। और जैसे कि मैंने बताया मैंने पूरा पेपर को अच्छे से स्कैन किया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपके लिए ये एग्ज़ाम का पेपर भी बहुत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। तो इसलिए आप लोग अपने तरफ से पेपर को डाउनलोड करके ज़रूर से सॉल्व कर लेना, या फिर अगर आप लोग मुझे बोलते हो तो वो भी मुझे आप कमेंट कर देना, ठीक है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के मैं आज का सेशन को कंटिन्यू करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है और वीडियो रिकॉर्डेड होगा हर बार की तरह। आप लोग अपने हिसाब से सारे क्वेश्चन को प्ले पॉज फॉरवर्ड करके जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, जिससे आप अपने समय को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लेना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि एक टावर के शीर्ष पर 4 मीटर ऊंचा एक खंबा लगा हुआ है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से देखे जाने पर खंबे का शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो टावर के शीर्ष से देखे जाने पर उस बिंदु का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई बताओ कितनी है। अब देखो ये क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का है। क्या आपने हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ा है? पढ़ा है, बताओ। यहाँ पर क्वेश्चन में सिंपली क्या कहना चाह रहा है कि ये कोई टावर है, उस टावर के टॉप पर एक खंबा रखा गया है जिसकी लंबाई आपको बता दी गई है 4 मीटर की। अब किसी बिंदु से एंगल ऑफ एलिवेशन उस टावर के खंबे के टॉप पर, यानी ये टावर के ऊपर जो खंबा रखा हुआ था उसके टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण भी दे रखा है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का दे रखा है। साथ ही साथ क्या बोल रहा है कि टावर के शीर्ष से, यानी अब टावर के टॉप से एंगल ऑफ डिप्रेशन सेम पॉइंट पर वो भी दे रखा कितना? 45 डिग्री का। आपसे सिंपली क्या पूछ रहा है बताओ, टावर की ऊंचाई कितनी होगी। यानी आपसे टावर का हाइट पूछ रहा है, ये वाला टावर का हाइट पूछ रहा है, बताओ। अब आप यहाँ पर जैसा क्वेश्चन को समझ रहे हो वैसा जल्दी से बना लो। यहाँ पर मुझे सबको लेके चलना है तो इसलिए मैं हल्का हल्का करके बता देता हूँ। तो आप मान सकते हो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। आप पहले ट्रायंगल को यूज़ कर सकते हो, ट्रायंगल डी सी बी। अब आपको पता है ये 45 डिग्री का एंगल है, हमको ये वाला का हाइट चाहिए। अगर इस टावर का हाइट को अगर मैं एक्स मान लूँ तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है डी सी बाई सी बी इक्वल टू क्या होगा? 10 45 का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है, पता है ना। तो बस यहाँ से आप समझ गए कि डी सी इक्वल टू सी बी हो जाएगा। आगे कौन सा ट्रायंगल यूज़ करेंगे? ट्रायंगल ए सी बी का। अब यहाँ पर देखो ट्रायंगल ए सी बी का यूज़ करेंगे तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा? 4 + x आ जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और 1060 का मान कितना होता है? √3। बस सॉल्व कर लो। यहाँ पर x का वैल्यू नहीं निकाल लोगे आसानी से। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 + x इक्वल टू √3x आ जाएगा। यानी x का अगर हम मान निकालें तो मेरा क्या आ जाएगा? 4/√3 - 1 आ जाएगा। अब देखोगे यहाँ पर ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कंजुगेट कर लेते हैं, ऊपर नीचे √3 + 1 से और नीचे भी आपका √3 + 1 से गुना कर देते हैं। अब आपको नीचे देखो a - b a + b के फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? यानी a² - b² के फॉर्म में आ गया। यानी √3 का स्क्वायर 3 और 1 का 1, यानी 3 में से एक जाएगा 2, तो 2 को काट देंगे इससे कितने बार में? 2 बार में। यानी फाइनल आंसर क्या आया? 2√3 + 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बोलो क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से।
अभी सब टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। यहाँ पर क्या बोला है, एक ठोस अर्धगोले का आयतन दे रखा है, इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ कितना है। यानी एक सॉलिड हेमिस्फीयर का वॉल्यूम दे रखा है कितना, 56 सही 4 सेंटीमीटर क्यूबिक। आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr² होता है ना। तो हमको यहाँ से रेडियस निकालना होगा, रेडियस इसी वॉल्यूम की मदद से निकालेंगे। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3, पाई का वैल्यू हम लोग को 22/7 यूज़ करने बोला है, और ये r³ कितना हो जाएगा, 56 4 सही 7 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 7 6 42 और 6 42 और 4 46 हो जाएगा, 7 5 35 और 396, यानी 396/7 सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 से काट देते हैं, कितने बार में कट जाएगा, 18 बार में कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से काट लेंगे, ये आपका 9 बार में कट जाएगा, यानी 3 वहाँ चला जाएगा। तो r³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 27, यानी r का वैल्यू कितना आ गया मेरा, r का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। r का वैल्यू 3 है तो सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 3 और 22/7 और r² यानी ये कितना आ जाएगा मेरा 9, तो 9 तिया 27, यानी 27 गुना 22 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा निकल के बताओ, 27 2 54 5 594/7, यानी कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला है, अगर आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोलूँगा कि एक बार अपना स्क्रीन को फुल कर लेना, सब कुछ अच्छे तरीके से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ऑफिशियल क्वेश्चन ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर क्या बोला है कि एक समूह के कुछ व्यक्तियों को औसत वजन 68 kg था, जब 73.4 kg का औसत वजन वाले 5 और व्यक्तियों को समूह में शामिल होते हैं और 65.5 kg औसत वजन वाले 8 व्यक्तियों को समूह छोड़ देते हैं, तो समूह के व्यक्तियों का औसत वजन 1.175 kg बढ़ जाता है। तो प्रारंभ में समूह का व्यक्तियों की संख्या कितनी थी बताओ। अब इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा बना सकते हो। सबसे पहले तो आप बेसिक से कैसे बना सकते हो, क्वेश्चन में नॉर्मली बोला है कि कुछ व्यक्तियों को औसत वजन, मैं मान लेता हूँ कि अगर कितने व्यक्ति मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूँ x व्यक्ति है, 68 उनका औसत था, यानी ये उनका सम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जैसा जैसा बोला गया बस वैसा वैसा कर सकते हो बेसिक में बनाने के लिए। तो 73.4 kg औसत वजन वाले 5 व्यक्ति जुड़ रहे हैं, यानी ये प्लस में आ जाएगा 73.4 इंटू 5 और फिर 65.5 इंटू 8, ये आदमी आपको घट रहे हैं। तो आप देखोगे पहले 5 लोग जुड़े और बाद में 8 लोग घट गए, यानी 3 का कमी हो रहा है। तो x में 3 का कमी कर देंगे तो ये नया औसत निकल के आएगा, और नया औसत में कितना का बढ़ोतरी हो रहा था 1.175, यानी कितना हो जाएगा 69.125। बस ये हो गया बेसिक, आप इसको सॉल्व करके यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हो x का। क्लियर, अब देखो ये तो था बेसिक जो आप कर सकते हो, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। यहाँ पर आप यहाँ पर डेविएशन भी मेथड यूज़ कर सकते थे, आप यहाँ पर डेविएट करा लेते कि कितना कितना का बढ़ोतरी हो रहा है, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पर आपको पता है एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि देखो इनिशियल आपको पूछा है ना, इनिशियल में क्या हुआ था कि 73.4 kg औसत वजन वाले 5 लोग समूह में जुड़ रहे हैं, यानी 5 लोग पहले जुड़े, फिर 8 सॉरी पहले जुड़े नहीं है, 5 लोग तो छोड़ के गए ना, सॉरी सर, हाँ ठीक है 5 लोग जुड़े हैं तो +5 हो जाएगा, और यहाँ पर 8 लोग छोड़ कर गए हैं, यही मेरा क्या होगा फाइनल हो जाएगा। बात को समझो, यही मेरा क्या होगा फाइनल होगा। अब देखो डेविएशन कैसे मेथड यूज़ करेंगे, ये 68 मेरा एवरेज था, ठीक है, कितने लोग हैं मुझे नहीं पता। 68 में क्या बोला है 73.4 kg वाले, यानी 73.4 kg वाले कितना ज़्यादा है, कितना डेविएट हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया 5.4 ज़्यादा है। कितने लोग बढ़ रहे थे, 5 लोग बढ़ रहे थे, यानी मैं कह सकता हूँ 27 kg की बढ़ोतरी हो रही है। उसी तरीके से आगे है 65.5 kg, समझना अच्छे से, ये औसत से कितना कम है, ये औसत से कितना डेविएट हो रहा है, तो आप बोलोगे भैया 2.5 का डेविएट हो रहा है। कितने लोग आए, 8 लोग छोड़कर जा रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 8 2 16 16 फिर यहाँ 4, यानी 20 हो जाएगा, यानी -20 का कमी हो रहा है। बस डेविएशन मेथड में हम लोग यही चीज़ देखते हैं, यहाँ पर कितने लोग जुड़ रहे थे और कितने लोग आपका घटे हैं, और चेंजेस कितना आया है 1.175 का। तो देखो 27 लोग जुड़े हैं क्योंकि प्लस कर रहे हैं क्योंकि वो लोग जुड़े थे, और माइनस करेंगे जो लोग छोड़ कर जाते हैं, तो माइनस और माइनस कितने हो गए, क्योंकि छोड़ कर गए हैं कितने -20 हो गया, ये छोटा है छोड़ के गए, तो माइनस माइनस प्लस,
यानी कितना हो गया 20। और कितने का डेविएट हुआ था 1.175 का, डायरेक्ट देखो 1.175 का, यानी ये कितना आ जाएगा 47/1.175। इसको सॉल्व करोगे तो आपको निकल के आ जाएगा 40, यानी ये हो गया 40 मेरा फाइनल। ये हो गया मेरा फाइनल, क्योंकि जो डेविएट होता डायरेक्ट हमने निकाल लिया फाइनल। अब आपसे क्या पूछा था, इनिशियल पूछा था ना, तो आप समझ गए हो कि अगर मेरा फाइनल 40 हो गया और 5 लोग जुड़े थे और 8 लोग छोड़ कर गए थे, यानी 3 की घाटा ऐसे भी हो रही थी, अब यही 3 वहां चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 यानी 43, यानी इनिशियल में आप समझ गए कि 43 लोग थे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। बोलो क्लियर है? तो आप ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहां पर क्या बोला, एक समकोणीय पिरामिड का आधार एक वर्ग है जिसका विकर्ण आपको दे रखा है, पिरामिड का ऊंचाई भी आपको दे रखा है, पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। बताओ। अब देखो, अब आप सोचते होंगे पिरामिड का क्वेश्चन रेलवे में नहीं बनता, तो ये आपकी गलत फैमिली है। ये ग्रुप डी का अगर पेपर अगर आप सॉल्व किए हो तो पिरामिड के क्वेश्चन ग्रुप डी एग्जाम में बन चुके हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी की तो बात ही मत करो। वहां पर ये क्वेश्चन में जैसे क्या बोला, एक समकोणीय पिरामिड पिरामिड इसका आधार एक वर्ग है, यानी जो इसका बेस है एक स्क्वायर के फॉर्म में है। और जो ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था ना, मुझे याद है, उसका आधार आपका ट्रायंगल था। तो कुछ भी आधार हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, बस फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला है कि कोई एक पिरामिड है जिसका आधार आपका आधार इसका एक स्क्वायर के फॉर्म में है, डायगोनल आपको दे रखा है स्क्वायर का, पिरामिड का ऊंचाई भी दे रखा है। आपसे पिरामिड का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, यानी पिरामिड का आपसे लेटरल सरफेस एरिया पूछा है, आपसे लेटरल सरफेस एरिया। बोलो कैसे बनाओगे? तो बस पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर अगर लेटरल सरफेस एरिया पूछा है तो फॉर्मूला यहाँ पर क्या होता है, तो 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस, जो भी चीज़ का मतलब बेस आपका कुछ भी हो, अगर ट्रायंगल हो या फिर रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, कुछ भी हो, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू क्या था स्लैंट हाइट इंटू एल, ठीक है। ये होता है स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई। बस यही हो गया क्या मेरा फॉर्मूला। अब देखो मेरे पास क्या क्या दिया हुआ था, देखो मेरे को क्या क्या दिया था। मेरे पास तो डायगोनल था, और क्या था मेरे पास, और मेरे पास था ऊंचाई। हमको अभी क्या क्या चाहिए, हमको पेरीमीटर ऑफ बेस निकालना है, यानी इस जो अभी यहाँ पर आधार क्या था, ये स्क्वायर के फॉर्म में था, यानी मेरे को स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो पेरीमीटर निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, साइड चाहिए। अब साइड ना देके डायगोनल दिया हुआ है, तो आप यहाँ से साइड आसानी से निकाल सकते हो। बोलो निकाल लोगे ना? क्योंकि आपको पता है √2a यही क्या होता है 20 के बराबर आपको दे रखा है। तो यहाँ से आप नहीं निकाल लोगे आसानी से। देखो ना, यहाँ से आपने निकाल लिया 10√2, ये भुजा निकल के आया कि नहीं, मेरा निकल के आया 10√2, 10√2 भुजा निकल के आया, यानी आप समझ गए होंगे। यानी ये हो गया 1/2 इंटू भुजा, भुजा निकल के आया तो 4 भुजा होता है, यानी क्या हो जाएगा 10√2 इंटू, अब एल निकालना है, अब तिर्यक ऊंचाई निकालना है। अब ये कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर फिर से देखो, जैसे हम लोग कोण में यूज़ करते थे, तो यहाँ पर मेरे को हाइट तो पता है ना, ये चीज़ देखो, ये इसको मैं इस फिगर को मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप समझोगे तो इतना कुछ करने का मेरे को जरूरत ही नहीं है, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। अब हमको एल ही निकालना है, एल आपका कैसे निकाल लेंगे वो भी देख लो। देखो अब अभी आपको पता है ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये त्रियाक ऊंचाई निकालना है, त्रियाक ऊंचाई मतलब समझ रहे हो, ये वाला यानी आपको निकालना है, ये वाला हाइट निकालना है। तो आपको पता मेरे को तो हाइट पहले से दे रखा है, कितना 20 दे रखा है, 20 दे रखा है। और जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप मेरे को बताओ, ये अगर 20 है तो ये वाला साइड आपके पास, ये वाला साइड आपको निकल के आया है कि नहीं निकल के आया। यहाँ से अगर मैं बात करूँ, ये आपका ये कितना हो जाएगा, ये देखो 5√2 होगा कि नहीं होगा नीचे वाला, क्योंकि डायगोनल, अगर मेरा डायगोनल था 20, साइड मेरा कितना निकल के आया 10√2, तो आधा साइड कितना हो जाएगा 5√2। तो ये क्या है आपस में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये वाला हम लोग नहीं निकाल लेंगे आसानी से। ये हाइपोटेन्यूज तो निकालना है ना, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 5√2 कितना हो जाएगा 50, तो 450, मतलब ये 450 का स्क्वायर रूट ले लो बस। यही मेरा क्या होगा, त्रियाक ऊंचाई होगा कि नहीं होगा। 450 बोले तो क्या 225 गुना 2, यानी ये हो जाएगा 15√2। बोलो क्लियर है?
यही तो करना है ना, आप सॉल्व करो यार। तो अब सॉरी 15√2 तो यहाँ लिखना था ना मुझे, मैं वहाँ लिख दिया हूँ, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, तो 2 से काटेंगे, 2 बार में हो गया। और ये √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 15 10 150, और 150 गुना 2 300, और 300 गुना 2 600, यानी आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है। चलिए, अगर आपको वॉल्यूम बोलता तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो सब कुछ पता होना चाहिए। वॉल्यूम क्या हो जाएगा फिर 1/3, और फिर बेस एरिया। ठीक है, अब की बार तो पेरीमीटर था ना, अब बेस एरिया, मतलब बेस एरिया निकाल के हाइट से मल्टीप्लाई कर दो। वॉल्यूम निकालने के लिए हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, तो फिलहाल चलिए क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। यहाँ पर बोला ए किसी कार्य को संपादित करने में बी से 40% अधिक कुशल है, और सी बी से 25% कम कुशल है। एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो बी सी मिलकर उस कार्य को 2/3 भाग कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, बताओ जल्दी से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो बोला गया बस वैसा करते चलो। क्या बोला था, ए किसी कार्य में संपादित करने में 20 से 40% अधिक कुशल है। यानी अगर मैं बात करूँ, अगर बी 5 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा, 7 यूनिट काम कर रहा होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या था होता है, 2/5, यानी 2 काम ज़्यादा करेगा, 2 यूनिट। बात समझ रहे हो। तो ये 7 और 5 का रेशियो निकल के आ गया काम का। फिर आगे क्या बोला, सी बी से 25% कम कुशल है, यानी जो सी है वो बी से 25% कम कुशल है। यानी 25% समझ रहे हो, 1/4, यानी एक कम। यानी अगर बी अगर आपका 4 यूनिट काम करेगा तो सी आपका 1 यूनिट कम काम करेगा, यानी 3 यूनिट काम करेगा। तो इन तीनों के बीच में हम लोग रेशियो निकाल लिए। तो ये रेशियो कितना निकल के आ गया, देखो 5 3 15, 5 चौके 20, और 7 चौके 28, यानी ये रेशियो निकल के आ रहा है तीनों के बीच में। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि जब एक साथ काम करता है तो 20 दिन में काम को खत्म कर दे रहा है। तो टोटल वर्क आप निकाल सकते हो, यहाँ कितना हो जाएगा 48 48 53 और 63, यानी 63.20, ये हो गया मेरा टोटल वर्क। ध्यान दीजिएगा, ये मेरा क्या हो गया टोटल वर्क। अब क्या बोला था, बी सी जब मिलकर काम करेगा तो 2/3 काम करने में कितना दिन लगाएगा। तो को 2/3 काम है, ध्यान दीजिएगा, काम पूरा नहीं है, 2/3 है। तो टोटल वर्क मेरा था 63 पॉइंट इंटू 20, तो इसका 2/3 निकाल लो, 21, यानी 21 गुना 40। अब बी और सी मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ये दोनों लोग मिलकर कितना काम कर पाएंगे, 35। सॉल्व करो, तो 7 से काटेंगे 5 बार में, 7 से काटेंगे 3, और 5 से काटेंगे 8, यानी 8 3 24, यानी 24 दिन लगेंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 7 वर्ष पहले ए बी और सी का औसत आयु 42 वर्ष था, तथा 9 वर्ष पहले बी और सी का औसत आयु 36 वर्ष था। तो ए का वर्तमान आयु बताओ क्या होगा। तो देखो ए प्लस बी प्लस सी, ये 7 वर्ष पहले का औसत आयु कितना था, 82। तो 82 गुना 3, ध्यान दीजिएगा, ये 7 वर्ष पहले का था, यानी प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो 7 वर्ष तीनों में जुड़ेगा, यानी 21 और जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 147, यानी करंट में तीनों का प्रेजेंट एज कितना है 147 है। आगे क्या बोला, 9 वर्ष पहले, अब ये 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 9 वर्ष पहले की बात कर रहा है। तो फिर से बी प्लस सी का 36 2 72, 72 तो 9 वर्ष पहले था। तो 9 वर्ष पहले यानी प्रेजेंट में बात करें तो 9 2 गुना 2 18 जोड़ दो, ये 18 होगा। ठीक है 18, तो ये कितना आ गया मेरा 90, यानी आपका पता चल गया बी और सी का प्रेजेंट में है 90 और इन तीनों का 147। आपसे ए का पूछा था, तो सॉल्व कर लो, यानी कितना जाएगा 57। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। एक दुकानदार गलती से एक वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% कम कर पर बेचता है, और पाता है कि उसे वास्तविक विक्रय मूल्य की तुलना में 67.2 रुपये, मतलब 67.20 पैसे कम प्राप्त हुए। यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 40% का लाभ प्राप्त होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बताओ। देखो क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया हल्का हल्का। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार गलती से, ठीक है, गलती से क्या कर रहा है, वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य से 32% कम में बेच रहा है। मैं थोड़ा देर के लिए आपको बोलना चाहता हूँ कि सेलिंग प्राइस खुद में 100% अब है, क्योंकि खुद में कॉस्ट प्राइस 100% होता है। यहाँ पर मैं मान के चल रहा हूँ कि सेलिंग प्राइस खुद में 100% है, वो गलती से 32% कम में बेच रहा है। कितना में बेच रहा है, यानी मैं कह सकता हूँ 68% में बेच रहा होगा।
बेच रहा होगा 68% में। जब 32% कम पर बेचता है तो उसको पता क्या चलता है कि विक्रय मूल्य की तुलना में 67.2 रुपीज़ कम, मतलब 67.20 पैसे कम पर प्राप्त हुआ है। यानी आप कह सकते हो कि ये 68% में बेचा है सामान को। कितना कम पर बेचा है? 32% कम पर बेचा है। यानी इसी 32% का वैल्यू आपको घुमा फिरा के दे रखा है 67.2। बात समझ रहे हो? तो यहाँ से आप 100% का वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 100% का वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? तो आप ये ज़ीरो इससे ख़त्म हो जाएगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 से काटेंगे तो ये 8 बार में 4 से क्यों काट दिए, 4 से काट लो, यहीं से काट लेते हैं। तो 16 चौके 64 और ये 9 हो गया। 16 चौके 64 हुआ ना, ये 8 हो गया, ठीक है। और ये 8 से काट लेंगे तो ये 2 और 1, यानी यानी कितना हो जाएगा? 210 रुपये। यानी ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस था वो 210 रुपये था। अब आगे क्या क्वेश्चन बोला? यदि वस्तु को उसके वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचने पर उसे 40% का लाभ होता है। यानी अगर ये सेलिंग प्राइस से बेचता तो 40% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा था, तो 40% का लाभ होता है। इसका मतलब समझ रहे हो? 2/5 40%, मतलब ये हो गया मेरा सीपी और 2 का प्रॉफिट हो रहा है। यानी 2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितना हो गया मेरा? 5 2 7। तो 7 का वैल्यू 210 के बराबर है, तो 5 का वैल्यू आप नहीं बता दोगे? 7 यूनिट का वैल्यू 210 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 30। तो 5 यूनिट का वैल्यू तो आपसे पूछा था, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 150। ऑप्शन नंबर 3। इसको ट्राई करो। साधारण ब्याज के एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों में 16,996 रुपये और 6.5 वर्षों में 19,116 रुपये हो जाती है। तो वार्षिक का ब्याज दर आपको बताना है। तो देखो, आपसे पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये साधारण ब्याज कम पर चल रहा है। तो साधारण ब्याज में तो आपको पता है केवल प्रिंसिपल पर ही इंटरेस्ट लगता है हर साल। मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। फिलहाल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हटाते हैं। आपको पता है ये 4 वर्ष है और ये 6.5 वर्ष है। कितना का अंतर है? 2.5 साल का अंतर है। अब इस 2.5 साल में टोटल रेट ऑफ मतलब टोटल ब्याज आपको कितना मिला है वो देख लेते हैं। तो 19,116 और यहाँ 16,956। तो 0 11 से 5 जाएगा 6, 10 से 9 जाएगा 1, 8 से 6 जाएगा 2। यानी आप समझ गए 2.5 साल में 2160 रुपये का बढ़ोतरी हो रहा है। तो आप यहाँ से 1 साल का निकाल सकते हो बड़ी आसानी से। 1 साल का निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे बताओ? तो ये ज़ीरो हम लगा देते हैं पॉइंट को हटा के केवल। तो ये ज़ीरो को हम यहाँ पटक देते हैं। तो 25 से काटेंगे 4 बार में, यानी 216 गुना 4 कितना हो जाएगा? 864। यानी आप समझ गए कि 1 साल में जो ब्याज मिल रहा है वो 864 का ब्याज मिल रहा है। बस सॉल्व करो। तो 4 साल में कितना मिल सकता है? 4 साल में कितना ही मिल सकता है? 4 चौके 16 और 24 और 25 और 2 32 और 2 34, यानी 4 साल में इतना ब्याज मिलेगा। तो ध्यान से देखो, ये मेरा अमाउंट था 16,956। तो इसको हम लेस कर देंगे कितना? 3,4,5,6 में 6 है, ठीक है। तो 0 0 9 से 4 जगह 5 और यहाँ से आपका 16 से 13, यानी 13,500 ये प्रिंसिपल है। अब आप इंटरेस्ट नहीं निकाल लोगे? आपको पता है यार 864 रुपये ब्याज मिल रहा था 1 साल में, आउट ऑफ कितने में? 13,500 में। बस यही तो आपको सॉल्व करना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यानी 864 को डिवाइड कर देंगे तो मेरा कितना निकल के आ जाएगा? 6 पॉइंट समथिंग, यानी 6.4 आ जाएगा। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला? एक्स और वाई क्रमश स्थान ए से बी और बी से ए तक की यात्रा एक ही समय पर शुरू करते हैं। रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद एक्स और वाई अपनी शेष यात्रा क्रमश 5 4 सही 9 घंटे और पी घंटे में पूरी करते हैं। यदि एक्स की चाल वाई की चाल से 28 4 सही 7% अधिक है तो पी का मान बताओ क्या होगा। अब देखो, इस क्वेश्चन को आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। पहले तो आप लोग क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में सिंपली क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि कोई 2 पॉइंट है, मान लो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ से एक्स निकल रहा है और यहाँ से वाई निकल रहा है। दोनों एक ही समय पर निकल रहा है। एक्स आपका बी की ओर जा रहा है और जो वाई है वो ए की ओर जा रहा है। दोनों मान लेते हैं कि निकला एक ही समय पर और किसी पॉइंट पर मिल रहा जाकर। ये यहाँ पर और ये जाके यहाँ पर मिला, ये मान लेते हैं सी पॉइंट। जब दोनों मिलता है यहाँ पास, मिलने के बाद एक्स को
ठीक है, एक्स को बी की ओर जाने में कितना समय लगता है? एक्स को बी की ओर जाने में 5 4 सही 9 घंटे लगते हैं। और जो वाई था सी पर मिलने के बाद अब उसको ए की ओर जाने में बी घंटे का समय लगता है। अब आगे बोला है यदि x की चाल y की चाल से 28 4 सही 7% अधिक है। अब इसका मतलब समझो, x का जो स्पीड है वो y का स्पीड से कितना अधिक है? 28 4 सही 7। यानी अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 200/7% ज़्यादा है। यानी फ्रैक्शन वैल्यू की बात करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा मेरा? 2 सही 7। यानी मैं कह सकता हूं कि जो y का स्पीड अगर 7 यूनिट है तो x का स्पीड कितना होगा? उससे 2 ज़्यादा होगा, यानी 9 होगा उसका स्पीड। बोलो क्लियर है? तो आपसे पूछा था बताओ पी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में ये फॉर्मूला आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। और इम्पॉर्टेंट फार्मूला है कि कोई भी दो जगह से दो लोग अगर एक ही समय पर निकलते हैं और दोनों को मिलने के बाद जो भी समय लगता है उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने पर, तो उसका रिलेशन क्या होता है आपका? टाइम और स्पीड का। तो ये रिलेशन होता है S1/S2 इक्वल टू √T2/T1। बोलो ये आपको पता है कि नहीं पता है? बस यही फॉर्मूला में तो आपको पुट करना है। बस अब मैं यहाँ पर इसको पुट कर रहा हूँ, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। बस ध्यान से देखना S1 S2 और T1 T2 किसको ले रहा हूँ, ये चीज़ देख लेना क्या क्या किसका दिया हुआ। ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये हो गया S1/S2 और ये हो गया आपका T2/T1। तो इसको मैं मान लेता हूँ ये x वाला का होगा और ये वाला y वाला का है। अभी मैंने आपको बताया स्पीड का रेशियो किस तरीके से निकल गया था, 7 और 9 का। यानी अगर y का 7 है तो x का 9 है, तो ये हो जाएगा 9 और ये 7। अब मिलने के बाद x को कितना समय लग रहा था? ध्यान देना, x को कितना समय लग रहा था? तो ये समय लग रहा था। और आपका जो y है उसको समय लग रहा था p घंटा, तो ये T2 आ जाएगा p। और यहाँ पर क्या होगा? 9 5 45 और 45 4 49, यानी ये 49। अब आपका 9 ऊपर चला जाएगा, बस ये निकल के आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लो। अब हम दोनों जगह क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 81/49 और ये रूट से बाहर निकल जाएगा, यानी p × 9 और ये 49। तो ये कट गया, 9 से काटेंगे 9 बार में, यानी p का वैल्यू बोलो कितना निकल के आ गया? 9 घंटा लगेंगे, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, मान लीजिए x वो सबसे छोटी संख्या है जिसे इन पांचों नंबर से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 4 प्राप्त होता है। और x जो है वो 28 से डिविजिबल भी है। आपसे बोला यदि x को 3193 से जब हम लोग HCF निकालते हैं तो y आता है, तो y का अंकों का योग बताओ क्या होगा। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या किया गया, ये क्वेश्चन एक ना पूछ के 2-3 क्वेश्चन को घुसाकर एक क्वेश्चन केवल बनाया गया। यानी क्वेश्चन को लेंदी करने के लिए 2-3 क्वेश्चन को मिक्सअप कर दिया। पहले तो आपको x सबसे छोटा संख्या निकालना है जो इन पांचों से डिविजिबल होने के बाद वो 4 रिमाइंडर हर केस में बचता है। साथ ही साथ ये x वो छोटा नंबर है जो साथ ही साथ 28 से भी डिविजिबल है। ठीक है, आपको x का वैल्यू निकालने के बाद फिर 3193 के साथ HCF निकालना है। जब HCF निकालोगे तो वो नंबर मेरा क्या कहलाएगा? HCF y कहलाएगा। तो आपको फिर y का सम बताना है। तो देख रहे हो टोटल 3 क्वेश्चन आपको घुसा के यहाँ पर पूछा गया। तो इसको हम लोग हटाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसा क्वेश्चन में बोला गया जल्दी जल्दी। तो आपको इन पांचों नंबर का एलसीएम ले लेंगे। हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं, इन पांचों का नंबर का एलसीएम यानी LCM इंटू k टाइम्स +4। ये मेरा वैल्यू क्या होगा? सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा जो इन पांचों से डिविजिबल होने के बाद 4 आपका हर केस में बचेगा। ये मेरा सबसे छोटा नंबर आएगा। बोलो क्लियर है? तो एलसीएम निकालोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा? 720 आ जाएगा। ध्यान देना, 720 इंटू k +4, यानी अगर हम k का वैल्यू अगर हम रख दे 1 तो ये कितना आ जाएगा? 724। यानी 724 सबसे छोटा संख्या है जो इन पांचों को डिवाइड करने पर हर केस में मेरा 4 बचता है। ये हम पहला सॉल्व कर लिए, मगर साथ ही साथ इसके साथ एक कंडीशन क्या ऐड कर दिया गया था कि बोला गया था ये नंबर 28 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अब आप ये चेक करो क्या ये नंबर 28 से डिविजिबल है क्या? तो ये नंबर 28 से डिविजिबल है नहीं, तो इसका मतलब अभी ये भी फुलफिल नहीं हुआ, यानी 724 नहीं होगा। फिर अब क्या करेंगे? के का वैल्यू अब आप चेंज करते जाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ? क्योंकि मेरे को 28 से डिविजिबल भी होना चाहिए वो नंबर, तो के का वैल्यू हम लोग चेंज करते हैं। तो के का वैल्यू 1 रख के देखोगे तो नहीं हो रहा, 2 रख के देखोगे तो भी नहीं होगा, 3 रख के देखोगे तो भी नहीं होगा। के का वैल्यू 4 रखेंगे,
यहाँ पर चेक कर सकते हो, क्योंकि 7 आप हेल्प ले सकते हो। 28 मतलब क्या, 7 का मल्टीपल। आप चेक कर सकते हो कि 2 का वैल्यू, के का वैल्यू 2 रखेंगे तो देखना वो नंबर क्या 7 से डिविजिबल है, नहीं है तो आगे चेक करना। जलीली वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो के का वैल्यू हम 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 2 8 और 7 चौके 28, यानी 7 2 2880 और 4, ये कितना निकल के आ गया, 2884। अब ये नंबर क्या 28 से डिविजिबल है, तो हाँ ये नंबर डिविजिबल है, यानी ये नंबर सबसे छोटा अब संख्या होगा जो इन पांचों को डिवाइड करने के बाद हर केस में 4 बचेगा, और साथ ही साथ ये नंबर 28 से डिविजिबल भी होगा। क्लियर। अब आपको क्या करना, इस नंबर और इस नंबर का क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो ये मेरा क्या निकल के आ जाएगा, देखो ये नंबर और ये नंबर का एचसीएफ निकालेंगे तो ये मेरा निकल के आएगा एचसीएफ 103, जो कि वाई का वैल्यू के बराबर आएगा। तो इसी के नंबर का आपसे योग पूछा था, तो जोड़ दो सबको, तो 1 + 0 + 3 कितना आ जाए 4, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसको जल्दी से ट्राई करो। अच्छा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, एनटीपीसी में इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहले ये तो, इसको अभी हम लोग बाद में कुछ करेंगे, पहले इसका ऊपर देखो। यहाँ पर देखो क्या पावर में 4 दिख रहा है, आपको पता है कहीं ना कहीं ये इसका मतलब क्या हो गया, 34 - 24 √2, और ये 1/4 है, ठीक है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। आपको यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर हम लोग a - b का होल स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। कैसे बनाना है ये सब चीज़ आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर इसको ब्रेक करना है किसी भी तरीके से, जैसे कि अगर मैं इसको देख पा रहा हूँ तो 34 - 2 को अलग कर दो, क्योंकि दिमाग तभी चलेगा आपको ज़्यादा कि कैसे कैसे हो रहा होगा। ये 2 को हटा दो। अब इसको देखते हैं हम लोग क्या कर सकते हैं। तो देखो 12 √2 है, तो कैसे कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर 12 √2 है तो देखो 4 और 4 चक्का 16 और यहाँ पर 18, यानी 18 और 16 34 हो जा रहा है, देखो बन गया। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 4 चक्कर 16, और यहाँ पास हम लोग इसको 16 रख लो, या फिर एक तो मैं कर ही देता हूँ, ये 18 ऐसे लिख सकते हैं, और ये माइनस देखो 2 × 4 × 3√2। बोलो क्लियर है। आप इसका भी हेल्प ले सकते थे, क्योंकि उसका कुछ अगर दिया हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब हो रहा है। बात समझो, ऐसे लिख सकते हैं, यानी अब आप समझ गए हो कि ये किसका स्क्वायर निकल के आ चुका है। ध्यान से देखो, ये किसका निकल के आ चुका है, ये निकल के आ गया है मेरा 3√2 - 4 का होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ आया, और ये 1/4 था, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर 4 होगा, ठीक है। 1/4, तो इसको काटेंगे तो क्या आ जा रहा, स्क्वायर आ गया। अब आप समझ गए हो, यानी ये 1/2 निकल के आ गया, यानी इतना को सॉल्व करने से मेरा क्या आ रहा, 3√2 - 4। समझो आया ना ये वाला चीज़, इसको मैं हटा रहा हूँ, यानी इस इतना को सॉल्व करने से मेरा क्या निकल के आया, 3√2 - 4 निकल के आया। और यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी क्या था आपका, 3√2 + 4, क्योंकि देखो ये नंबर ग्रेटर था इसलिए ध्यान देना प्लस माइनस का। तो अब आप इसको प्रोडक्ट कर सकते हो, इसको प्रोडक्ट करोगे तो क्या आएगा मेरा निकल के, दोनों क्रॉस हो जाएगा, यानी स्क्वायर स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी 3√2 - 4, और यहाँ पास आपका आएगा 3√2 + 4। तो ये क्या आ गया, आप इसको सॉल्व करोगे तो यानी a - b + b का फॉर्म में आ चुका है, यानी कितना आ गया 18, और ये a स्क्वायर यानी 3√2 का स्क्वायर यानी 9 18, और 4 का स्क्वायर 16, यानी कितना आ गया 2, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। पूरा एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ ताकि चीज़ें सभी लोगों को समझ आए। चीज़ें समझोगे तो आपको इतना करने का जरूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट आप बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। ए एक निश्चित कार्य को पूरा करने में 20 से 6 दिन का अधिक समय लेता है। बी काम शुरू करता है और ए 4 दिनों के बाद कार्यभार संभालता है तथा शेष कार्य को 12 दिन में पूरा करता है। तो ए और बी मिलकर मूल्य कार्य का 62.5% भाग कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, बताओ बताओ। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया बस वैसा कर सकते हो। आपको यहाँ पर पहले तो हिंट दे रखा था कि एक एक निश्चित कार्य को करने में 20 से 6 दिन का अधिक समय लेता है, यानी आप समझ सकते हो कि अगर बी x डे लेगा काम करने में तो ए कितना लेगा, x + 6 डे लेगा। यहाँ से सभी को क्लियर होगा यहाँ तक। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला था कि बी काम शुरू करता है, 4 दिन के बाद ए ज्वाइन कर रहा है, तो आपको पता है कि अगर बी अगर x डे में काम खत्म कर सकता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x करेगा। तो 4 दिनों तक काम किया है तो ये 4 आ जाएगा, प्लस अब
बी छोड़कर जा चुका है, ए कार्यभार संभालता है, और ए का आपको पता है ए आपका एक दिन में कितना काम करेगा, x+6 करेगा, और ये शेष काम 12 दिन में काम को खत्म कर रहा है, इक्वल टू 1, क्योंकि टोटल वर्क मेरा क्या होता है 1 ही के बराबर होता है। यहाँ से सॉल्व करके आपको x का वैल्यू निकालना होगा इक्वेशन बना के, ठीक है। अब देखो ये सब कैलकुलेशन के ऊपर है कि आप कितना जल्दी कर सकते हो, ये सारा कुछ अब आपके ऊपर डिसाइड करता है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या आ जाएगा 4x + 24 + 12x, और ये आ जाएगा आपका x² + 6x आ जाएगा। बोलो क्लियर है। तो इस चीज़ को हम ऊपर लिखते हैं, तो ये क्या आ जाएगा x², ये देखो 4x और 12x कितना होगा 16, 16 वहाँ चला जाएगा तो क्या तो माइनस में हो जाएगा, यानी -10x हो जाएगा, और ये 24 भी उधर चला जाएगा, इक्वल टू 0। बोलो समझ आया कि नहीं आया, समझ आया। अब यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हो, x का वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं, अगर क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन आप जानते हो तो 12 और 2 24 हो जा रहा है, और चूंकि कंडीशन भी फुलफिल हो जा रहा है, 12 का 2 से घटाएंगे तो 10 आ जा रहा है, यानी x का एक वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव वाला वैल्यू कौन होगा 12 होगा, और नेगेटिव वाला वैल्यू क्या होगा -2 होगा। तो काम माइनस नेगेटिव में नहीं होता, यानी इसको हटाओ, यानी आपको पता चल गया कि बी आपका 12 दिन में कर सकता है कोई काम को, और ए आपका 18 दिन में काम को कर सकता है। बस यही निकालना था, मेरे को ज़रूरत था, बस हटा रहे हैं अब ये सब चीज़ को, अब जरूरत नहीं है किसी का। तो बी आपका 12 दिन में काम कर सकता है, और ए आपका किसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग अब टोटल वर्क निकाल लो अपने हिसाब से, ये 3 यूनिट करेगा तो ये 2 यूनिट करेगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि 62.5 भाग, यानी उस काम को टोटल नहीं करना है, 62.5 भाग, यानी अगर मैं बात करूँ फ्रैक्शन वैल्यू में तो 5/8 काम करना है ना, 5/8 काम करना है, और दोनों को मिलकर करना है, तो 3 2 5 यूनिट मिलकर काम करेगा। सॉल्व कर लो, तो 5 से 5 कट जाएगा, और 8 चौके 32, यानी 4.5 डेज लगेंगे, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, केंद्र O वाले एक वृत्त के बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त का व्यास BA को बढ़ाने पर Q पर प्रतिच्छेदित करती है। यदि एंगल QPB दे रखा है तो आपसे पूछा गया PAQ का मान बताओ क्या होगा। अब ये क्वेश्चन को भी आप लोग ट्राई करो, इस कॉन्सेप्ट पर ऑलरेडी NTPC एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप लोग एक बार ट्राई करो। देखो सबसे पहले आप लोग फिगर को समझो, फिगर समझ लोगे तो आराम से आप बना लोगे। यहाँ पर क्या बोला है कि एक आपका सर्कल है जिसका सेंटर O है, बोला है कि बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी बिंदु P पर, यानी P से कोई एक टेंजेंट रेखा खींची गई है, ये हो गया P पॉइंट। अब क्या बोला, वृत्त के व्यास, यानी एक डायमीटर है, व्यास मतलब डायमीटर BA। अब क्या बोला, BA को एक्सटेंड करके उस टेंजेंट के साथ इंटरसेक्ट किया गया, जैसे कि इसको आगे बढ़ाया गया तो ये Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गया, प्रतिच्छेदित कर गया। अब आपको वही बोला है कि एंगल QPB अगर 103 डिग्री, यानी एंगल QPB, यानी ये वाला एंगल आपको दे रखा है 103 डिग्री है, आपसे पूछा गया है PAQ का मान बताओ क्या होगा। यानी आपसे क्या पूछा, ये वाला पूछा, ध्यान से देखो। अब आप इसको बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। अब आप फिगर सब समझ गए हो तो आप बनाओ धड़क से। अब सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ये वाला एंगल निकालना है ना, ये वाला एंगल। आपको ये पता होगा, कई बार आप जानते होंगे टेंजेंट और रेडियस आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाता है। आप बोलोगे भैया 90 डिग्री का एंगल बनाता है, मेरे को ये एंगल 103 डिग्री दे रखा है ऑलरेडी। अब आप समझ गए होंगे कि ये वाला इतना दूर का, ये वाला ये कितना डिग्री का एंगल बनेगा, टेंजेंट और रेडियस के बीच में 90 डिग्री का बनेगा, क्योंकि मेरे को ये पूरा एंगल दे रखा था कितना, 103 डिग्री का। तो अब आप बताओ ये वाला एंगल आप नहीं निकाल लोगे आसानी से, कितना डिग्री निकलेगा, 103 में से 90 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 13, यानी ये एंगल आ गया मेरा 13। बोलो क्लियर है। अब आप ध्यान से देखो ना यार, ये भी क्या रेडियस है कि नहीं है। अगर ये सेंटर है तो देखो OP क्या एक रेडियस है, BO भी क्या एक रेडियस है, समझो मेरी बात को, OA भी क्या है एक रेडियस है। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आप समझ गए होंगे। यानी अब मैं यही बोलना चाहता हूँ, जब आप देखो इस वाले सामने का साइड का एंगल अगर 13 डिग्री है तो सेम रेडियस का सामने का एंगल कितना होगा, ये भी 13 डिग्री होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा, 13 डिग्री होगा। अब आप उसी तरीके से बताओ, ये वाला एंगल हम लोग आसानी से नहीं निकाल लेंगे, हमको ये वाला एंगल निकालने की जरूरत भी नहीं है, हमको तो ये वाला एंगल चाहिए ना, क्योंकि आप ऐसे भी जानते हो ट्रायंगल, ये देखो ट्रायंगल POB
हमको ये बाहा कोण निकालना है ना। बाहा कोण का आपको पता होगा एक्सटीरियर एंगल किसके सम के बराबर होता है, उसी के अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। या फिर आप जोड़ के निकाल लो ना, क्या तकलीफ है। 13 13 26 और 180 का सम होता है, तो 26 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 154, यानी 154 आ जाएगा। और एक कोई भी स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये एंगल मेरा कितना निकल के आ जाएगा बताओ। फिर 154 अगर आप माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 26, यानी ये एंगल आपको निकल के आ गया 26। समझे। अब आप समझ गए हो, यानी अब हमको सिर्फ ये वाला एंगल अगर चाहिए, क्योंकि ये और ये एंगल क्या होगा आपस से बराबर होगा, क्योंकि ये भी रेडियस और ये भी रेडियस। तो उसी तरीके से अब ये 26 होगा तो 180 का सम होता है, तो जिसमें 26 आपका चला जाएगा तो बचेगा कितना 154। 154 आधा आधा बराबर बराबर बटेगा, यानी आप समझ गए कि ये एंगल अब कितना हो जाएगा 77 डिग्री, और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 77 डिग्री। खत्म हो तो क्या। अब आपको ये वाला एंगल निकालना है। अभी तो मैंने बताया ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल बन गया। देखो ट्रायंगल का बाहा कोण बन गया। बाहा कोण अभी मैंने आपको बताया अपोजिट एंगल का सम के बराबर होता है। वैसे निकालो या वैसे निकालो, जैसे भी निकालो आंसर तो आना ही है। यानी 26 और प्लस 77 कितना हो जाएगा 103 डिग्री, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बोलो क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो फटाक से। ए और बी एक व्यवसाय में भागीदार है। ए बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है। बी अपनी पूंजी को 7.5 महीने के लिए निवेश करता है, जबकि ए अपनी पूंजी को 2.5 महीने अधिक अवधि के लिए निवेश करता है। यदि 6.25 लाख रुपए के कुल लाभ में बी का भाग ए के भाग से 1.25 लाख रुपीस कम है, तो बी द्वारा निवेश की गई पूंजी बताओ कितने होंगे, ये आपको बताना। अब ये भी आप सॉल्व कर लो। कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो कि कोई भी आदमी जितना भी इन्वेस्टमेंट करे, जितने भी समय के लिए इन्वेस्टमेंट करे, प्रॉफिट उसी रेशियो में बढ़ता है। बोलो ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो। बस अब क्वेश्चन का जैसे जैसे बोला गया बस वैसे वैसे करते हैं। पहले तो हमको दोनों बिजनेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें पहले बोल दिया कि ए बी से 3 लाख अधिक निवेश करता है, यानी ए थोड़ा मालदार पार्टी है, बी से ज़्यादा खर्च कर रहा है। आगे क्या बोला है कि बी अपनी पूंजी को 7.5 महीने के लिए। अब देखो ये आप समझ गए हो ना, इसको मैं हटा रहा हूँ। आगे क्या बोला है टाइम के बारे बोल दिया है कि ए और बी के बारे क्या बोला है कि बी अपनी पूंजी को 7.5 महीने के लिए निवेश कर रहा है, यानी ये 7.5 मंथ के लिए निवेश कर रहा है। और ए जो है वो 2.5 महीने ज़्यादा निवेश कर रहा है उससे, यानी ये 10 महीने के लिए निवेश कर रहा होगा। बात समझ रहे हो। यानी टाइम उनके बीच में टाइम का रेशियो निकाल लोगे यहाँ पर आसानी से। अगर 10 से गुना कर दे तो ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, और 25 से काट देंगे यानी 4 और 3 निकल के आ गया। यानी उनका टाइम का जो रेशियो निकल के आ गया वो कितना आ गया 4 और 3 निकल के आ गया। अब प्रॉफिट की भी वैसे ही बात करेंगे। प्रॉफिट के बारे क्या बोला था कि 6.25 लाख में बी का भाग ए के भाग से 1.25 लाख रुपीस कम है। यानी आप कह सकते हो कि बी को कितने रुपए मिल रहे हैं 2.5 लाख रुपए मिल रहे हैं, और ए को कितने मिल रहा है तो उससे 1.25 लाख ज़्यादा मिलेंगे, यानी 3.75 लाख रुपीस। यानी ये प्रॉफिट उनके बीच में बढ़ रहा है। बोलो यही है ना उनके बीच में प्रॉफिट। तो हम प्रॉफिट का भी रेशियो निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट का रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करें 100 से अगर दोनों जगह गुना करेंगे तो ये 0 यहाँ हो जाएगा और ये पॉइंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यानी आप कह सकते हो 375 और 250। 25 से काटेंगे 10 बार में, 25 से काटेंगे कितने बार में 15 बार में, फिर 5 से काट देंगे ये 3 बार में, और ये आपका काट देंगे 2 बार में। अब देखो प्रॉफिट का भी रेशियो निकल के आ गया कितना 3 और 2 के अनुपात में। अब आप यहाँ से इन्वेस्टमेंट नहीं निकाल लोगे आसानी से। टाइम का रेशियो है, प्रॉफिट का रेशियो है, मैं इसको हटा रहा हूँ। टाइम का रेशियो और प्रॉफिट का रेशियो है, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। टाइम का रेशियो कितना था मेरे पास 4 और 3 का था। इन्वेस्टमेंट का मैं खुद से चलो मान लेता हूँ कि ये एक्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है और ये वाई इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो यहाँ पास जो प्रॉफिट बटा था वो कितने के अनुपात में बटा था 3 और 2 के अनुपात में, ध्यान दीजिएगा। तो बस यानी आप समझ गए 4x/3y इनडायरेक्टली आपको यही तो निकल के आ गया 3/2। अब आप यहाँ से सॉल्व नहीं कर लोगे, एक्स और वाई के बीच में अनुपात नहीं निकाल लोगे, 9 और 8 का अनुपात होगा। अब दोनों का ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, तो कितना का डिफरेंस दिख रहा 1 यूनिट का डिफरेंस दिख रहा। और शुरू में ही क्वेश्चन बोल रखा था कि दोनों के बीच में 3 लाख का डिफरेंस है, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना 3 लाख। आपसे पूछा था बी द्वारा निवेश कितना किया गया, तो बी कितना निवेश किया था वाई, तो वाई मतलब 8 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर 3 लाख है तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 24 लाख। यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। पहले आप लोग इसके ऊपर ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए 90 डिग्री है, ए बी आपको दे रखा है, ए सी आपको दे रखा है। त्रिभुज के अंदर एक वर्ग है,
ठीक है, DEFG खींचा गया है, जिसकी भुजा FG BC के ऊपर संपत्ति है, E और D क्रमश भुजा AB और AC पर स्थित है, वर्ग की भुजा की लंबाई बताओ क्या होगा। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, यहाँ पर अब ट्रायंगल के अंदर में स्क्वायर है और आपसे स्क्वायर का एरिया भुजा पूछा गया। अब तक आप लोग जो सॉल्व करते होंगे, जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग ज़्यादा बनाते होंगे कि ट्रायंगल के अंदर में क्या होता था, सर्कल होता था और आपसे पूछ लेता था ट्रायंगल का साइड देके आपसे पूछता था कि बताओ सर्कल का रेडियस क्या होगा। यहाँ पर अब की बार यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ पर रिलेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेशन पता होगा तो आप आसानी से बना पाओगे, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आपसे भुजा पूछे या फिर एरिया पूछे, डायगोनल पूछे, कुछ भी पूछ सकता है, मगर पहले तो भुजा आपके पास निकल के आएगा तभी तो आप कुछ बना पाओगे। बात समझ रहे हो। तो चलो, तो इस क्वेश्चन को पहले आप समझ लो। जैसे कि ये आपका हो गया, अब की बार ये आपका एक कोई ट्रायंगल हो गया, 90 डिग्री ए एंगल पर बन रहा है, यानी ये ए पॉइंट हो गया, ये आप बी मान लो और इसको सी मान लो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए बी भी दे रखा है और बी ए सी भी दे रखा है, यानी ये नीचे बेस भी दे रखा है और देकर रखा है और ये परपेंडिकुलर भी दे रखा है। आगे क्या बोला, त्रिभुज के अंदर में एक वर्ग है। अब देखो वर्ग किस तरीके से है, DEFG खींचा गया है, जिसकी भुजा FG BC के ऊपर संपत्ति है, यानी जो FG है वो BC के ऊपर कौन साइड है। अब देखो BC कौन सा है, ये BC मेरा हाइपोटेनियस है, यानी ये कर्ण है, यानी जो स्क्वायर का जो भुजा है ना, एक भुजा, वो हाइपोटेनियस के ऊपर कौन साइड है, यानी आप समझो, यानी जो जो आपका स्क्वायर बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा होगा। ये जो स्क्वायर है ना, इस तरीके से इसके अंदर में बना हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है जिसकी भुजा FG BC के ऊपर कोइंसाइड है, यानी जो उसका एक भुजा है वो आपका हाइपोटेन्यूस के ऊपर में है। इसका दो केस बनता है, या तो आपका हाइपोटेन्यूस के ऊपर भुजा होगा, या फिर आधार के ऊपर, और या फिर परपेंडिकुलर के ऊपर साथ में होगा। ठीक है, मैं दोनों का बता दूंगा। फिलहाल इस वाले क्वेश्चन पे पहले ही बोल रखा है कि हाइपोटेन्यूस के ऊपर में उसका भुजा रखा हुआ है, तो आप समझ गए। यानी यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये हो गया F, ये हो गया G। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन E और D जो है वो AB पॉइंट पर है, यानी ये हो गया E और ये हो गया D। बोलो क्लियर है, यानी DEFG आपका एक स्क्वायर बन गया। अब आपसे पूछा था वर्ग का भुजा बताओ क्या होगा, तो वर्ग का भुजा बताना है। तो यहाँ पर आप लोग इसको नोट डाउन कर लो ये फॉर्मूला को, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, ये पता रहना चाहिए आपको। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले केस की बात करूँ जो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा गया, तो इस स्क्वायर का जो साइड है वो हाइपोटेन्यूस के ऊपर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर साइड का फॉर्मूला क्या होता है, नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AC इंटू AB इंटू BC। ठीक है, तीनों तीनों का जो भी भुजा होगा उन तीनों का गुना डिवाइडेड बाय। अब देखो यहाँ पर, अब आप समझना, ये कुछ भी लिख सकते हो, AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस प्लस इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी AC इंटू AB। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लिखो, या फिर आप इसके जगह पे शॉर्ट में AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, पैथागोरस थ्योरम से आपको पता है ये ट्रिपलेट अगर है तो AC का स्क्वायर और AB का स्क्वायर का जगह पर आप BC का स्क्वायर भी लिख सकते हो डायरेक्ट से, यानी आप समझे। यानी आप इसके जगह पे ऐसे भी फॉर्मूला लिख सकते हो, यानी AC इंटू AB, ये तो तीनों भुजा का गुना होगा ही होगा। साथ ही साथ आप इसके जगह पे ये लिख सकते हो डायरेक्ट BC का स्क्वायर, और ये प्लस प्लस नहीं, ये आपका प्लस हो जाएगा, हाँ प्लस, ये क्या हो जाएगा प्लस AC इंटू AC हो गया, और यह AB। बोलो समझे। तो ये आप फार्मूला आप इसको नोट डाउन कर लेना। बस अब इस फार्मूला में पुट कर दो। मेरे को तो पता है ना, एक को 6 दे रखा है, एक को 8 दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूस तो आप निकाल सकते हो ट्रिपलेट, 6 8 तो 10 बन जाएगा। बोलो समझ आया। तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल, ये वाले ये आप समझ गए हो ना। अब जल्दी से बताओ उसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। ये पहला केस है, अभी दूसरा वाला केस का भी फॉर्मूला लिखा दे रहा हूँ, जो भी पूछा जाए जैसा ही पूछा जाए अब आप आगे कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गुना 8 गुना 10, और नीचे कितना हो जाएगा, यानी BC का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, और 100 और 8 6 48, यानी 148। सॉल्व कर लेते हैं, तो काटेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ से आपका कितना बार में कट जा रहा है, 5 हो जा रहा है, ये आपका हो जाएगा 7 और 4, और 2 से काट लेंगे तो ये 37 हो जाएगा,
और ये 4 हो जाएगा, यानी 6 चौके 24 और 24 5 120, यानी 120/37 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बोलो क्लियर है, हो गया ये वाला। अब देखो दूसरा केस में अगर मैं बात करूँ, ऐसे भी हो सकता है कि कोई एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब जो स्क्वायर का एरिया मतलब जो स्क्वायर बना होगा, वो जो आपका जो भुजा आपका होगा वो अब इस तरीके से होगा, इस पर कोइंसाइड किया गया होगा। जैसे ये ए बी, मान लो ए बी सी है, तो अब की बार देखो जो भुजा है वो बेस और परपेंडिकुलर के ऊपर में लगा हुआ है। तो यहाँ पर जब साइड निकालने की बात आए तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीधा 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 ए बी इंटू बी सी हो जाएगा, ठीक है, और डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी। बोलो क्लियर है। तो बस ये फॉर्मूला को आप लोग याद कर लेना। अब आपका कैसे कैसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के आप स्क्वायर के अंदर में आप स्क्वायर के अंदर में आप सर्कल रख दो तो भी आप बना लोगे, सब जानते हो आप, ठीक है। तो चलिए, तो फिलहाल ये आपको समझ आ गया, तो इसका आंसर यहाँ जा रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। आर एस के अनुक्रमणापाती है और टी के वैत्युक्रमणापाती है जब आर 2 सही 3 और टी 5/7 है और आपका एस 4/21 है। यदि आर का वैल्यू दे रखा है, टी का वैल्यू दे रखा है, तो एस का मान ज्ञात करें। अब देखो क्वेश्चन को समझो, पहले क्वेश्चन में क्या बोला, सिंपली क्वेश्चन में क्या बोला, आर एस का अनुक्रमानुपाती है, यानी जो आर है वो एस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर जो है वो एस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर क्या बोला, आर जो टी का है वो आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आर एस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब बोल रहा है कि अगर आर का वैल्यू 2/3 और टी का वैल्यू 5/7 और एस का वैल्यू अगर 4/21 आ रहा है, तो आपको बोला है कि अगर जब हम कंडीशन में आर का वैल्यू 3/4 रख दे और टी का वैल्यू 1/9 रखे तो एस का मान क्या होगा, केवल आपको ये बताना था। तो सबसे पहले आप अगर आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि आर एस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और आर आपका टी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट को अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के एस बाई टी हो जाएगा। बोलो यहाँ तक सभी को क्लियर है, बोलो क्लियर है। तो आर का वैल्यू अगर हम 2/3 रखें, क्योंकि के का वैल्यू हमको निकालना जरूरी है, ठीक है, कांस्टेंट का वैल्यू निकालना जरूरी है। तो यहाँ पर के इंटू एस का वैल्यू क्या है, 4/21 और टी का वैल्यू कितना है, 5/7, यानी 5 और 7 आपका ऊपर चला गया। सॉल्व कर लेते हैं, जो कट रहा काट दो, ना कट रहा छोड़ दो। तो ये हो गया मेरा क्या, हाँ ठीक है। देखो 3 से काटेंगे ये 7 बार में कट जा रहा, 7 से काटेंगे ये 7 बार में कट जा रहा, 2 से काट लेंगे ये 2 बार में कट जा रहा। तो आप मेरे को बताओ के का वैल्यू क्या निकल के आया है, तो आप बोलोगे 5/2 निकल के आया है। 5/2 निकल के आया है कि नहीं निकल के आया, निकल के आया। बस के का वैल्यू निकल के आ गया, तो अब आप पुट कर देना। अब हमसे क्या पूछा था, एस का मान पूछा था। के का वैल्यू 5/2 है, याद रखो के का वैल्यू क्या है, 5/2। मैं इसको हटा रहा हूँ सबको, 5/2 बस याद रखना है आपको। तो 5/2, तो आर का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 3/4। एस का वैल्यू हमको निकालना है और के का वैल्यू 5/2 मेरा निकल के आ चुका था। टी का मान क्या था, 1/9, यानी ये आपका 1 हो गया, 9 आपका ऊपर फेंक दो। सॉल्व कर लो अब इसको, एस का मान आप नहीं निकाल लोगे यहाँ से। 3 से काटेंगे 3 बार में, 2 से काटेंगे 2 बार में, और कुछ कट रहा है तो काट दो, ना कट रहा है तो छोड़ दो। तो 5 3 15 नीचे आ जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/30। ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। एक कमीज का मूल्य पतलून के मूल्य से 20% कम है। 3 कमीज और 5 पतलून का मूल्य 5 कमीज और 2 पतलून के मूल्य से 1260 अधिक है। तो 4 कमीज और 3 पतलून का मूल्य का दाम बताओ क्या है। तो जैसा क्वेश्चन बोला बस वैसा करो। तो कोई शर्ट है और एक पैंट है, तो ये शर्ट हो गया और ये एक पैंट हो गया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि कमीज का मूल्य पतलून के मूल्य से 20% कम है, यानी 20% मतलब कितना होता है, 1/5। यानी अगर पैंट अगर 5 यूनिट है तो शर्ट कितना है, 4 है, ठीक है, वो 1 यूनिट कम था। ये प्राइस है। अब देखो मेरे को क्या बोला था, 3 कमीज। अब देखो क्वेश्चन को बनाओ। मैं मान लेता हूँ कि एक्स के टर्म में ले लो, या फिर ऐसे भी आप छोड़ सकते हो, एक्स ही ले लो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। एक्स ले लेते हैं, 4x और 5x प्राइस है उसका। अब 3 कमीज, तो 3 कमीज मतलब क्या, 4x दाम है तो कितना हो जाएगा, 12x। और यहाँ पर 5 पतलून, यानी 5 5 25, 25x,
यानी कितना आ गया 37x आ गया। और यहाँ क्या है 5 कमीज, 5 कमीज का दाम कितना हो जाएगा 20x, और 2 पतलून यानी 10x, ये कितना आ गया 30x। इन्हीं दोनों के बीच में डिफरेंस कितना दे रखा था 1260 के बराबर। तो यानी आप कह सकते हो 7x का वैल्यू कितना दे रखा 1260 के बराबर। तो 7 से काट देंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये आपका, तो ये आपका 18 बार में कट जाएगा, यानी 180 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 180। यानी आप समझ गए शर्ट का कीमत कितना था, शर्ट का कीमत कितना था 18 चौके 72 यानी 720 रुपये, और पैंट का कीमत कितना था 900 रुपये। अब आपसे पूछा था 4 कमीज 3 पतलून, तो 4 कमीज यानी एक कमीज का दाम 720 है, तो 4 कमीज का दाम कितना हो जाएगा, तो 4 2 8 और 7 चौके 28 यानी 2880। 3 पतलून यानी 2700, सॉल्व कर लो, यानी 5580 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर क्या बोला, एक कंप्यूटर 76,800 रुपये नगद या 23,840 रुपये नगद डाउन पेमेंट पर 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि ब्याज 20% वार्षिक है और ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो किस्त योजना में प्रभारित कुल ब्याज कितना होगा बताओ। अब ये क्वेश्चन आपका इंस्टॉलमेंट का है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई कंप्यूटर का कीमत 76,800 रुपये है, ठीक है। अगर फुल पेमेंट करोगे तो इतना करके आप कंप्यूटर ले जा सकते हो, या फिर 23,840 रुपये आपको डाउन पेमेंट करना होगा, और बचे अमाउंट को 3 समान अर्धवार्षिक किस्तों में उपलब्ध किया जा रहा है। यानी हर 6 महीना करके आपको किस्ती भरना है, यानी हर 6 महीना पर आपको इंस्टॉलमेंट देना है, और जो इंस्टॉलमेंट होगा वो आपका 20% वार्षिक ब्याज दर लग रहा है, जिसका गणना अर्धवार्षिक के तौर पर किया जा रहा है। तो आपसे केवल इतना पूछा है, बताओ किस्त योजना में प्रभारित कुल ब्याज कितना होगा ये बताओ। यानी जो बचा अमाउंट पर जो इंस्टॉलमेंट लग रहा है टोटल जितने भी समय के लिए, उसमें टोटल कितना ब्याज लग रहा है वही आपको बताना है। तो बताओ कैसे, बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता है जैसे कि अगर मैं पहले सबसे पहले तो देखो 76,800 रुपये है, इसको अगर मैं इसमें अगर 23,840 रुपये अगर दे दूँ तो बचेगा कितना, 10 से 4 जगह 6 और 9, 5 से 3 जगह 2 और 5, यानी 52,960 रुपये पर अब इंस्टॉलमेंट बढ़ रहा है, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, ये याद रखना 52,960, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि अर्धवार्षिक के तौर पर गणना हो रहा है, और ये 20% वार्षिक ब्याज है और 6 महीना पर इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले क्या हो जाएगा आधा, यानी 10%। 10% मतलब समझते हो 1/10, यानी हर 10 में 1 का ब्याज लग रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 में 1 का अगर ब्याज लग रहा है तो ये 10 और 1 का ब्याज लगेगा, यानी 10 से 11 हो रहा है। ये पहला बार के लिए हो रहा होगा, पहला बार के लिए 10 का क्या हो जा रहा है 11 हो जा रहा। अगर दूसरा बार के लिए बात करें तो स्क्वायर कर देते हैं हम लोग, 10 का यानी स्क्वायर 100 और 11 का स्क्वायर 121। उसी तरीके से तीसरा बार के लिए 10 का फिर क्यूबिक कर देंगे, यानी ये 1000 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। बोलो क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आपको पता है अगर ये इंस्टॉलमेंट है, अगर ये इंस्टॉलमेंट है तो इंस्टॉलमेंट तो तीनों इंस्टॉलमेंट क्या होगा इक्वल इक्वल होगा। ध्यान से देखो तीनों इंस्टॉलमेंट क्या होगा इक्वल इक्वल होगा, तो हम लोग को भी क्या करना होगा तीनों को इक्वल इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाना पड़ेगा। यानी ये वाला 11 वाला जो इंस्टॉलमेंट है उसको इक्वल बनाना पड़ेगा, 11, 121 और 1331 को इक्वल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 121 का गुना कर देते हैं, यहाँ पर 11 का गुना कर देते हैं और यहाँ पर 1 का गुना कर देते हैं। बात समझ रहे हैं। यानी अब आप समझ जाओगे, यानी अगर आप 11 का 121 का गुना कर देते हो, यहाँ पर मैंने नीचे लिख रहा हूँ जगह का मैं, तो ये आपका पहला बार में कितना हो जाएगा 1210, और यहाँ से 11 का गुना इससे होगा तो ये क्या हो जाएगा 1100, और यहाँ से करेंगे तो ये 1,000 हो जाएगा। 121 का 11 से गुना करेंगे तो क्या जाएगा 1331, 11 गुना 21 से करेंगे तो ये भी क्या जाएगा 1331 और ये भी क्या जाएगा 1331। अब आप समझ गए होंगे, यानी आपको यही वाला तो अमाउंट आपको इंस्टॉलमेंट में चलाना है ना। ये टोटल मेरा कितना है 1 3,000, 3,000 और 3300, 3310 रुपया, यानी यही 3310 रुपया किसके बराबर होगा बताओ। तो मेरा था 52,960 रुपये के बराबर था। आप इसको काटोगे तो कितना निकल के आ जाएगा 16, यानी आप समझ गए 1 यूनिट का वैल्यू 16 के बराबर है।
ये किस्तें हैं, याद रखना ये किस्तें हैं, मगर मेरे से किस्त नहीं पूछा है कि कितना कितना का किस्त देना है, मेरे से इंटरेस्ट पूछा है। तो ये टोटल किस्तें हैं और ये टोटल आपको अमाउंट देना था, तो इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग पूरा पूरा, यानी इसको भी हम लोग जोड़ लेते हैं पूरा पूरा। तो इसको पूरा पूरा जोड़ेंगे तो कितना आ जा रहा है 3993। 1331 को 3 से गुना कर दिया, और टोटल मेरा था कितना आपका, कितना देना था, इतना देना था 3310 रुपये देना था। तो ये कितना निकल के आ रहा है 3, 9 से एक जाएगा 8 और 9 से 3 जाएगा 6, यही 683 यूनिट मेरा क्या होगा, ब्याज होगा। और 1 यूनिट का वैल्यू मेरा 16 निकल के पहले से आ चुका था। तो अब आप यहाँ से समझे कि नहीं समझे, तो इसको मैं गुना कर लेता हूँ। तो 683 गुना 16 मैं हटा रहा हूँ, 683 गुना 16, 16 × 3 = 48 और 4 128 और 4 32 और ये 13 16 × 6 = 96, 96 और 99 और 109, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। 100 किलोमीटर की यात्रा करने में ट्रेन बी से 30 मिनट का कम समय लेता है। यदि ट्रेन ए की गति से 10 किलोमीटर कम है तो ट्रेन ए का गति बताओ क्या होगा। तो ट्रेन ए का गति पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन रख के, आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन से बना लो, या फिर जैसा चाहो वैसा बना लो। दोनों का स्पीड में डिफरेंस कितना का दे रखा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का दे रखा है। अगर आपसे ए का स्पीड पूछ रहा है तो ए का स्पीड अगर हम 50 रख दे तो समय कितना लगेगा, 2 घंटा 100 किलोमीटर का। 10 कम करेंगे तो कितना लगेगा। अब आपको पता 10 कम करेंगे स्पीड, यानी स्पीड बन जाएगा 40, और 40 का अगर आप निकालोगे टाइम तो कितना लगेगा, 2.5 घंटा। तो देखो ना, आधा घंटा कम लग रहा है, यानी सीधा सीधा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर सेकंड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो जल्दी से। अब यहाँ पर क्या बोला, एक मोटरसाइकिल की कीमत एक कार की कीमत से 60% कम है। यदि मोटरसाइकिल की कीमत 40% की वृद्धि की जाती है और कार की कीमत में 10% की कमी की होती है, तो 4 कार 5 मोटरसाइकिल की कुल कीमत में कितना प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी, बताओ। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई एक मोटरसाइकिल है और एक कार है। मोटरसाइकिल का कीमत, कार का कीमत का 60% कम है। 60% मतलब कम है, मतलब समझ रहे हो, 3/5 फ्रैक्शन वैल्यू, यानी अगर कार का कीमत 5 है तो उसमें 3 कम है, यानी 2 होगा। क्लियर है, यानी ये पहले वाला प्राइस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला, मोटरसाइकिल की कीमत में 40% का वृद्धि हो रहा है, यानी इसमें 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 0.8 यानी 2.8 हो गया, और कार की कीमत में 10% की कमी हो रही है, तो क्या हो जाएगा 0.5 यानी 4.5 का कमी हो रही है। बोलो क्लियर है। तो बस आपसे पूछा है कि अब 4 कार 5 मोटरसाइकिल की कुल कीमत में कितना का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। तो पहले की प्राइस में 4 कार का कीमत कितना होगा, अगर कार का कीमत 5 यूनिट हम लोगों ने लिया है तो 4 कार का कीमत कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, यानी 20 हो गया। और 5 मोटरसाइकिल है, यानी एक का अगर दाम 2 है तो 5 का दाम कितना हो जाएगा, 10, यानी 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी पहले टोटल 30 रुपये लग रहा था, और अभी वाले प्राइस की बात करें तो 4 कार, तो कार का कीमत कितना 4.5, यानी 4 कार का कीमत कितना हो जाएगा, 9 और 9 का डबल 18 हो जाएगा। अब मोटरसाइकिल 5 ठो है, यानी 28, 2.8 इंटू 5, यानी 28 × 5 = 140, यानी 14 रुपये यहाँ से निकल गया। यानी अभी के प्राइस की बात करें तो टोटल कितना हो गया, 32 रुपये हो गया, और पहले कितना था, 30 रुपये था। तो कितने का इंक्रीमेंट हो रहा, 2 का इंक्रीमेंट हो रहा आउट ऑफ 30। बस सॉल्व कर लो, यानी 20/3, 20/3 मतलब क्या हो जाएगा, 6, 2 सही 3, कितना का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीआई का क्वेश्चन है, तो आप लोग देख सकते हो। डीआई का क्वेश्चन के लिए हम लोग सेपरेट से वीडियो में करते हैं, ठीक है, आप लोग चाहो तो इसको एक बार ट्राई कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई करो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पर आपको ये दे रखा है, आपको इतना का मान पूछा है। अब इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को घुमा कितना अच्छे से दिया गया, कितना खूबसूरत तरीके से घुमाया गया क्वेश्चन को। मेरे को ये दिया 2x, मेरे को 2x + 1/3x का मान दे के पूछा है, आपसे पूछ रहा है इतना का मान क्या होगा। अब आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना का मान हम तभी निकाल पाएंगे जब मेरे को इतना का मान निकल के आ जाए, यानी 3x + 1/2x का मान अगर मेरे को निकल के कुछ आ जाए, तब हम लोग यहाँ से यहाँ जा सकते हैं, यहाँ से हम लोग यहाँ के लिए क्यूबिक कर देंगे। मगर आप देखोगे आपको डेटा में दे रखा है उल्टा, और निकालना है आपको 3x + 1/2x का मान निकालना है। ये मान अगर निकल जाए, अगर ये मान अगर मतलब दिया होता तो हम तो डायरेक्ट निकाल लेते,
मगर दिया क्या है, देखो 2x + 1/3x। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर घुमाएंगे इसको, हम लोग इसको चेंज करेंगे, तभी जाके हम लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हमको क्या करना है, 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तीनों में। तो यहाँ भी 3/2 का गुना कर देते हैं, यहाँ पर भी, इसमें भी आपका 3/2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, और RHS में भी सेम ऑपरेशन करना होगा, 3/2 का मल्टीप्लाई। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी अब आपका बन गया 3x 1/2x = 15/2। अब बोलो, अब ये चीज़ आ गया कि नहीं आ गया? अब यहाँ से यहाँ हम लोग आसानी से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? बस यही तो करना था आपको, यानी बस मैं इसको हटा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा आपका, आपका ये 3x + 1/2x = क्या था, 15/2। अब आप क्यूबिक कर दो, तो क्यूबिक करोगे तो क्या आ जाएगा, 27x³ + 1/8x³ और +3ab, यानी 3ab में बस आपका यही कट रहा है, x कट रहा है, ठीक है, x कट रहा है। और a+b की जगह में हम लोग 15/2 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, और 15 का क्यूबिक कितना हो जाएगा, 33 75, और नीचे आपका 8। सॉल्व कर लो, तो ये चीज़ कितना हो जाएगा, 2 2 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम लोग इतना का वैल्यू निकालना है, तो ये चीज़ को वहाँ ले जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 3375 / 8 माइनस, देखो यहाँ पर क्या है, 15 3 45, और 45 × 3, तो 45 × 3 कितना हो जाएगा, 135। 135/4, यहाँ ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेते हैं, जिससे मेरा नीचे डिनोमिनेटर में 8 हो जाएगा। तो 135 और 2 270, यानी सीधा सीधा 3375 में 270 माइनस कर दो, ये कितना आ जाएगा, 5 0 1 और 3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 31058। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से DI का है, इसको भी आप लोग ट्राई कर लेना एक बार। चलो 24 नंबर क्वेश्चन, इसको ट्राई करो। यहाँ पर क्या बोला, एक डीलर एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देने के बाद भी 30% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 25% यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है और उसे अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 24% का लाभ हो, बताओ। अब देखो, ये क्वेश्चन को भी आप डायरेक्ट अगर डेटा याद करके रखे हो तो बता सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले तो बोला है कि एक डीलर एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 35% का, यानी मार्क प्राइस पर 35% का छूट देने के बावजूद 35% का छूट देने के बावजूद 30% का लाभ कमा रहा है। तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो मार्क प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कितना % अबव है, तो 100% अबव है, तभी ये होता है। 100, कोई भी कॉस्ट प्राइस पर अगर 100% अबव मार्क प्राइस रखा गया और उसमें 35% का जब छूट दोगे ना, तभी जाके 30% का लाभ अर्जित होगा। या फिर आप ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, अगर आपको ये सब याद नहीं रहा तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, यहाँ पर P या प्रॉफिट हो या लॉस हो, मार्क प्राइस आपका जो भी बढ़ाया जाए, ठीक है, जो कॉस्ट प्राइस से माइनस डिस्काउंट जो मिल रहा है, -MP × D/100। ये वही वाला फॉर्मूला है जो आप हर जगह यूज़ करते होंगे। तो बस आपको यहाँ प्रॉफिट या लॉस, तो यहाँ पर क्या हो रहा था, 30% का प्रॉफिट हो रहा था, तो प्लस हो जाएगा, या फिर ऐसे भी लिख 30 MP, यानी ये MP क्या होता है, कॉस्ट प्राइस से जितना बढ़ा कर लिखा गया है। तो मुझे नहीं पता, यही हमको निकालना है। मान लो X डिस्काउंट कितना दे रखा था, 35% का दे रखा था, और ये क्या हो जाएगा, 35 × X। ये देखो, इतना पूरा स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ। ये 35 वहाँ आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 65x/100, यानी 65 से 65 कैंसिल, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 100। इसका मतलब वही जो मैंने आपको बोला कि यानी जो कॉस्ट प्राइस से 100% अबव आपका क्या होगा, मार्क प्राइस होगा। समझे? यानी अब आप समझ गए हो, तो बस सीधा सीधा अब एज्यूम कर लो कि CP मान लो 100 रुपये का था और मार्क प्राइस वो आदमी 200 रुपये का करके बैठा था। अब क्या बोला है कि क्रय मूल्य में 25% का वृद्धि किया जा रहा है। अब यहाँ पर अगर 25% का वृद्धि करे तो कितना हो जाएगा, 125। अब उसे अंकित मूल्य पर कितना डिस्काउंट देना चाहिए ताकि क्रय मूल्य पर 24% का लाभ हो। अब देखो, लाभ अगर 24% का लाभ होगा तो कॉस्ट प्राइस पर ही जोड़ेंगे, यानी 24% का अगर आपको लाभ चाहिए, यानी सामान को कितने में बेचा जाना चाहिए, तो 25 से काटेंगे 4 बार में, 25 से काटेंगे 5 बार में, 4 से काटेंगे 3 और 1, यानी 31 × 5
कितना हो जाएगा आपका 5, अब 5 3 15, यानी 155 रुपये में सामान को बेचना पड़ेगा, तभी जाके आपको कितना 24% का लाभ होगा। अब देखो कितना परसेंट का डिस्काउंट मिलेगा तब 200 में 200 में आपको यहाँ पर कितना का डिस्काउंट मिल रहा है 155, यानी 45 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है आउट ऑफ 200। यही आपसे पूछा था कितना का डिस्काउंट मिलना चाहिए, तो 22.5% का डिस्काउंट फिर देना चाहिए, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और मेरा आज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि मैं आप लोगों के लिए एज अ होमवर्क क्वेश्चन छोड़ता हूँ, तो आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताना, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला जो सेट था, जो क्वेश्चन पूछे गए थे आईसीआर में, आपको मैंने सारा क्वेश्चन दिखाया कैसे कैसे किस तरीके से बनते हैं। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं आपको फिर से एक ही चीज़ दोहराऊंगा कि देखो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो, और प्रैक्टिस करने के लिए भी मैं आपको वही बताया हूँ। आपके अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा, अगर उसी चीज़ की अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो फिर तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप यहाँ पर ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं देखे हो जो आपको लगा हो कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बनते। सारे टाइप के सारे चैप्टर के सेम जो मैथ में जो चैप्टर होता है वही सब चैप्टर के क्वेश्चन बने हैं। चीज़ों को हल्का लेंदी कर दिया गया, हल्का थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाया गया है, और इसलिए मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस और अप होगा। फिर एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा दिया जाए तो आप आसानी से बना लोगे। तो फिलहाल यहाँ पास मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे अपने तरफ से। बस जितना ज़्यादा से हो सके प्रैक्टिस करो। मेरे तरफ से जो भी होगा मैं अपने आप लोगों को ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर सब वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पहली दफा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।